सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से नेवी एमआर के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जितने भी सेट मैं आपको लेके आऊंगा, ठीक है, साइंस के लिए एक एक सेट के एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिएगा। क्योंकि देखो अलग से अगर आपने जो कुछ भी मैं करा रहा हूँ या आपको 25 30 या 40 जितना भी मैं आपको साइंस में सेट कराऊंगा, अगर आप ये कर लेते हो तो इसके अलावा साइंस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन टारगेटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सीरीज से आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाता है। एग्जाम बूस्टर समझ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए ये साबित होने वाला है। तो फटाफट देर ना करते हुए चलिए आज के हम इस अपने प्रैक्टिस सेट 1 को शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हर अगले क्लास के लिए लाइक्स का टारगेट होगा वीडियो पे। तो हमारे आज के इस वीडियो पे जो है जो लाइक्स का टारगेट है वो 100 लाइक्स है। जैसे ही आप 100 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे कल साइंस का अगला क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज के हम इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैं ऑप्शंस नहीं बोलूंगा, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, फटाफट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी के लिए दिया गया है। व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछ रहा है। सबसे कॉमन नेम क्या है? क्विक सिल्वर, पोटास, एप्सम या फिर ड्राई आइस? तो क्या होता है बाबू? दैट इज ड्राई आइस। ठीक है, सूखी बर्फ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम पूछ रहा है, वो आपका ड्राई आइस हो जाएगा, सूखी बर्फ। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो हमारा पहला क्लास है ये रिकॉर्डेड है, आप भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अगला जो हमारा क्लास है वो लाइव आए तो आप कमेंट करके बताइए कि लाइव क्लास लिया जाए या ना लिया जाए। और साथ में अगर लाइव क्लास चाहिए तो कम से कम 100+ लाइक्स तो इस क्लास पे बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूसेस टू ए क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड? ध्यान से सुनना, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है फिजिक्स का लॉ ये कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है, उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? घट करके क्वार्टर हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा अगर उनके बीच की दूरी को क्या किया जाए, डिस्टेंस को क्या किया जाए, डबल कर दिया जाए। तो उनके बीच की फोर्स जो है, अब एक बात बताओ, जब किसी भी दो दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स है अगर आप जो है डबल करोगे डिस्टेंस इनके बीच का, तो आराम से क्या होगा, चार्ज का जो इन दोनों के चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ कहता है? ये आपका कुलाम्स लॉ कहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ये नेवी एमआर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, कोस्ट गार्ड में भी पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज। कह रहा है वो ऑब्जेक्ट्स जो रात में जो है आसमान में टिमटिमाते हैं वो क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, या फिर कॉन्सिलेशंस होते हैं, जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह कह लो, उल्का पिंड कह लो, आकाशीय पिंड कह लो, या फिर नक्षत्र कह लो। तो उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? दैट आर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, क्या होते हैं? उल्का पिंड होती है वो। सॉरी, उल्का पिंड कह रहा हूँ यार, उल्का पिंड तो जो गिरती है वो होती है, आकाशीय पिंड हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच आर दी फॉलोइंग इन दी मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर? ध्यान से सुना, विनेगर मतलब क्या होता है? सिरका। सिरका जो है आजकल सभी के घरों में देखने को मिल जाएगा, ये कॉमन आपका प्रोडक्ट है जो सभी के घरों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि विनेगर का यानी सिरका का मुख्य घटक पूछ रहा है, मेजर कंपोनेंट क्या होता है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो क्या होता है? दैट इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब कह रहा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज। कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को मुख्य जो है सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? एस्बेस्टस, लाइमस्टोन, ग्लास या फिर जिप्सन? फटाफट बताइए। देखिए ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना, ये जिप्सम का ही नाम है बाबू, केमिकल नेम है ये। ठीक है, और कॉमन में अगर आप कहोगे तो जिप्सम कहोगे। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का ही केमिकल नेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट। कह रहा है किस प्लैनेट का दूसरा नाम लूसीफर है? सैटर्न, वेनस, मार्स, जुपिटर, शनि, शुक्र, मंगल, बृहस्पति? फटाफट बताइए। तो दैट इज वेनस, शुक्र ग्रह का ही दूसरा नाम क्या है बाबू? लूसीफर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवेलप अराउंड द मून एज द। अब देखो ग्रह वैज्ञानिक जो है चंद्रमा के चारों तरफ जो है पतले गैसीय लिफाफे, मतलब थिन क्या है? एनवेलप है, पतली जो है चादर है एक तरह से चंद्रमा के चारों तरफ। ठीक है, तो उसको ग्रह वैज्ञानिक क्या कहते हैं? प्लेनेटरी साइंटिस्ट उस जो है पतली चादर को, जो गैस की पतली चादर है आपकी, ठीक है, गैसीय जो लिफाफा है जिसको बोलते हैं, जो चंद्रमा के चारों तरफ है, उसको क्या कहते हैं? लूनर स्ट्रेटोस्फियर, लूनर थर्मोस्फियर, लूनर इंडोस्फियर या फिर लूनर एक्सोस्फियर? फटाफट जो सही होगा आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट देखिए इसका मैं आपको आंसर मैं बता देता हूं। उसको बोलते हैं ये लोग लूनर एक्सोस्फियर बोलते हैं, चंद्र ब्रह्मंडल बोलते हैं हिंदी में अगर कहो तो। ठीक है, तो क्या नाम दिया गया है इस जो है आपके जो लेयर है, गैसियस लेयर है जो चंद्रमा के चारों तरफ, ठीक है, उसको जो है
ग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा क्या नाम दिया गया है? लूनर एक्सोस्फीयर, ठीक है, चंद्र ब्रह्मंडल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मीथेन इज ए कलरलेस। देखो मीथेन जो है आपका, मीथेन के बारे में आपको पता होगा, रंगहीन, गंधहीन, गैर विषाक्त, जिसको बोलते हैं नॉन टॉक्सिस, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बट फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है बहुत ही। तो इसको अगर सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मीथेन को अन्य किस नाम से, मतलब अगर जो है कॉमन नेम के रूप में अगर कहना चाहें हम लोग, तो उसको किस नाम से बोलेंगे? हीटिंग गैस, ब्लू विट्रॉल, लाफिंग गैस, या फिर मार्स गैस। तो दैट इज मार्स गैस। अब इसका अगर हिंदी मार्स का अगर मीनिंग आप ढूंढोगे, इसको वेटलैंड बोलते हैं, कीचड़ दलदल से ये गैस निकलती है, ठीक है। जब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब सड़न वगैरह होती है ना, देखो कैसे ये गैस बनती है। जो मीथेन गैस है, अगर मान लो कहीं पे कोई दलदल वगैरह है, वहां पे पानी जमा हो गया, ठीक है, और वहां पे मान लो कि सूखे पत्ते वगैरह हैं, ठीक है, लकड़ियां वगैरह हैं, और जब धूप होती है, पानी जमा है, तो क्या होता है? धूप जब पड़ती है तो वो सड़ना शुरू होता है, और जब सड़ना शुरू होता है तो क्या होता है? उमस पैदा होती है, और उमस पैदा होती है तो वहीं वो गैस निकलता है। सो दैट इज मार्स गैस। मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। दैट इज फ्लेमेबल गैस होता है वो, ठीक है। तो कई तरह से मीथेन गैस बनता है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जाओ, जॉर्ज साइमन ओम इन हुज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम। ये सब मैं डिटेल में करा चुका हूं अनअकैडमी पे, जब मैं क्लासेस करा रहा था तो, ठीक है। अब कह रहा है हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो जो जॉर्ज साइमन ओम है, जिन्होंने ओम्स का नियम दिया, ओम्स का नियम बाबू बहुत ही फेमस है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। कह रहा है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये किस कंट्री के हैं बाबू? ये आपके जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, उनके निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ब्रेन, हार्ट, बोन मैरो, या फिर लंग्स? कौन सा पार्ट जिम्मेदार है बाबू? ये आपके बोन मैरो जिम्मेदार है, ठीक है। बोन मैरो के थ्रू रेड ब्लड सेल्स का जो है क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चर होता है, निर्माण होता है इनका, लाल रक्त कोशिकाओं का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो हर बार आपके नेवी एमआर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया जो मैं कुछ करा रहा हूं, ठीक है, तो इनका कोई तोड़ नहीं है आपको। जितने भी क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके जो है साइंस में आएंगे, उनको आप तोड़ के आओगे, ठीक है। तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर क्लास पे 100+ लाइक्स होंगे तभी साइंस का अगला क्लास आएगा। और साथ में शेयर तो जरूर बनता है, शेयर करेंगे तभी अधिक व्यूज आएगा और लाइक्स आएंगे। चलो, व्हेन डज द इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट। देखो 2 बार होता है साल में, ऐसा 2 बार होता है, ठीक है। तो उसको किस नाम से जानते हैं और वो डेट क्या क्या है, ठीक है। देखो आपको पता होगा कि हमारे यूनिवर्स में 2 हेमिस्फीयर है, मतलब हमारी पृथ्वी पे जो है 2 हेमिस्फीयर पड़ता है आपका इंटायर अर्थ का। एक आपका साउथ हेमिस्फीयर है और एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो दोनों हेमिस्फीयर पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सा डेट होता है। सबसे पहले बात ये करेंगे कि इनको बोलते क्या है, ठीक है। तो इनको कब, ये जो इक्वल डेज और इक्वल नाइट जो है कब एक्सपीरियंस किया जाता है वो बाबू? इंटायर अर्थ पे जो है आपका ऑर्बिटल प्लेन पे डे ऑफ विंटर सोलेस्टिस उसको बोलते हैं, या फिर डे ऑफ समर सोलेस्टिस बोलते हैं, या फिर डे ऑफ इनॉक्स, क्या बोलते हैं? फटाफट बताइए। उसको जब जिस डेट में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन, डे ऑफ विंटर सोलेस्टिस, डे ऑफ समर सोलेस्टिस, या फिर डे ऑफ इनॉक्स। देखो इसको बोलते हैं डे ऑफ इनॉक्स, ठीक है। इसको एक नाम से और बोल सकते हैं, ऑटोनमल इनॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डे ऑफ इनॉक्स होता है। अगर हम बात कर लें साउथ हेमिस्फीयर पे, साउथ हेमिस्फीयर पे ये डेट कब पड़ता है? 20 मार्च को, ठीक है। कब पड़ता है? 20 मार्च को। सब कुछ नोट करते हुए चलेगा। और अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर पे बात कर लें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ये डेट पड़ता है 22, कभी 22 को पड़ता है, कभी 23 सितंबर को पड़ता है, ठीक है, नोट कर लेना। तो मैंने दोनों चीजें, देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं ये आपको कराया हूँ। उसको बोलते हैं, देखो जब डे एंड नाइट सेम होता है, ठीक है, इन इंटायर अर्थ पे, तो वो डे ऑफ इक्विनॉक्स होता है। और ये 2 बार पड़ता है अलग अलग डेट में। देखो साउथ हेमिस्फीयर पे ये 20 मार्च को पड़ता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ये 22 से 23 सितंबर को पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हिंदी में बोले तो विषुव का दिन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये इतना आसान क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो आपका होता है, इसमें किस प्रकार का एनर्जी कन्वर्जन होता है? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, या फिर हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी? फटाफट बताइए सही क्या होगा। तो डेट इज लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। केमिकल एनर्जी, अब देखो जो ये लोग फोटोसिंथेसिस जो है, जो जो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये खाना बनाने का एक प्रोसेस है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ये केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है।
ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये केमिकल प्रोसेस होता है। तो क्या है, ये धूप जरूरी होता है ना, आपको पता होगा कि सिर्फ दो केवल पानी से जो है फूड नहीं बनता है, ठीक है। जड़ें जो क्या है मिट्टी से मिनरल्स निकालती हैं, वाटर लेती हैं, और साथ में लाइट की स्पेशली जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, डैश एक्सपेंशन मेक्स द इफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स। अब देखो कह रहा है डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा बनाता है, किस कारण से बाबू, ग्रेविटेशनल विस्तार एक्सपेंशन होता है, या फिर केमिकल एक्सपेंशन होता है, या फिर ग्रेडियंट एक्सपेंशन होता है, या फिर थर्मल एक्सपेंशन होता है, बताइए। सो दैट इज थर्मल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो रेल, एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, रेल की पटरियों को, ठीक है, थोड़ा दूर क्यों रखा जाता है, थोड़ा दूर दूर क्यों होता है रेल की पटरी, क्योंकि गर्मी के टाइम पे जो है देखना थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। रेल की जो पटरी होती है थोड़ी चौड़ी होती है, दूर दूर होती है, वो इसलिए क्योंकि गर्मी के टाइम पे जो पटरियां होती हैं जब उस पर वो चलता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इस कारण से क्या हो, लोहा फैलता है, तो इसलिए ये भी एक कारण है थर्मल एक्सपेंशन। जो ईफिल टावर है वो थोड़ा लंबा दिखता है गर्मी के मौसम में, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एंड ओर ऑफ आयरन, जबरदस्त क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोह का आवश्यक नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन इस वाले पार्ट से, मतलब किसी भी चीज का जरूर आयरन का और पूछ ले, एल्युमिनियम का पूछ ले, फिर कॉपर का पूछ ले, किसी ना किसी चीज का और आपका जरूर पूछेगा, ठीक है, एससेक जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में, नेवी एमआर में। तो पूछ रहा है इनमें से आयरन का और कौन सा नहीं है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट या फिर कप्राइट, तो कौन सा नहीं है, फटाफट बताइए। सो दैट इज कप्राइट, ठीक है, याद रखना, कप्राइट जो है आपका ये आयरन का और नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, देखो क्रैकर्स क्या होता है, पटाखों का विस्फोट जो होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, कंबस्टन, प्रिसिपिटेशन, एवेपोरेशन या फिर डिकम्पोजिशन, फटाफट बताइए। सो पटाखों का जो आपका एक्सप्लोजन है, सॉरी, है, तो ये किसका एग्जाम्पल, ये कंबस्टन का एग्जाम्पल है, कंप्लीट कंबस्टन जो कहते हैं, कंबस्टन, कोई चीज जल के खत्म हो रही है, कंबस्टन हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज कंबस्टन, द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नाटिकल माइल इज इक्वल टू, यहाँ पे नाटिकल माइल कितने मीटर्स के बराबर होता है ये पूछ रहा है, समुद्री मील। ये देखो एक चीज मैं आपको बताया, मेजरमेंट जरूर याद रखना, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो नाटिकल माइल्स आपको याद रखना, एक मिनट थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो यार। नाटिकल माइल जो है ये किसके बराबर, एक नाटिकल माइल कितने जो है मीटर के बराबर होता है, समुद्री मील होता है ये आपका। नाटिकल माइल जो है समुद्र में दूरी मापने का काम आता है, ये मतलब ये जो मेजरमेंट है ये समुद्र में दूरी मापने के काम आता है, नाटिकल माइल्स में जो है मेजर करते हैं। तो ये 1852 मीटर के बराबर एक नॉटिकल माइल होता है, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यूरी क्यूरी शेयर्ड द 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद हिज वाइफ मैरी क्यूरी एंड हेनरी बेकरल फॉर देयर डिस्कवरीज रिलेटेड टू। देखो तीन लोग का योगदान था खास के इस चीज में, ठीक है। 1903 में पैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिलता है, उनके किस काम के लिए, जो कि ये शेयर करते हैं किसके साथ में, फिजिक्स में मिलता है अपनी वाइफ मैडम क्यूरी के साथ में और हेनरी बेकवेरेल के साथ में, बहुत ही फेमस है, इनका नाम आपने सुना ही होगा, काफी सारे जो है रिसर्चेज वगैरह में इनका नाम आता है। तो इन तीन लोगों ने मिलकर के जो है कोई एक डिस्कवरी की, ठीक है, जुड़े हुए हैं किसी एक डिस्कवरी के साथ में, जिसके लिए उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला, एक साथ में तीनों लोगों को मिला के। तो मिरर इमेज, थर्मोडायनेमिक्स, एक्सरेज या फिर रेडियो एक्टिविटी, फटाफट बताइए। सो दैट इज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिकता के लिए ही जो है इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 में। ये देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इनके परिवार में, मैरी क्यूरी के परिवार में ये 2 से 3 नोबेल प्राइज गए थे, अगर आप जानते होंगे तो थोड़ा एक बार पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से 3 नोबेल प्राइज किन किन कामों के लिए गए थे, जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप थोड़ा उस पर ध्यान दोगे, ठीक है, उस टॉपिक को थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, तो ये देख लेना, रेडियो धार्मिकता के लिए नोबेल प्राइज 1903 में गया था, 3 लोग इसमें थे, पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी और हेनरी बेकरल, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स, कह रहा है अंगूर में कौन सा जो है इनमें से एसिड नहीं होता है, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, फटाफट बताओ। सो इनमें से कौन सा नहीं होता ये पूछ रहा है, तो इसमें एसिटिक एसिड नहीं होता है, ठीक है, कौन सा नहीं होता है, एसिटिक एसिड नहीं होता है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सबटाइटल ऑफ मर्करी इन द
थर्मोमीटर्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो सब्स्टिट्यूट है, सबटाइटल मैंने बोल दिया गलती से, ठीक है, ध्यान देना। देखो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में पारे के स्थान पर किया जा सकता है। अब देखो पारे का इस्तेमाल थर्मामीटर में किया क्यों जाता है, क्योंकि पारा एक बहुत ही सेंसिटिव एलिमेंट है ना, तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर को जो है मापने के लिए काम आता है। तो अगर मान लो कि अगर पारे में हम मरकरी की जगह किसी अगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन देखो जितना मेजर करता है मरकरी जो चीज जो काम करता है थर्मामीटर के अंदर, बस उतना ही वो काम करेगा वो चीज। लेकिन उसकी जगह पे किस चीज का प्रयोग हम कुछ समय के लिए कर सकते हैं जो क्या हो, थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो, ठीक है, और टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर की तरफ ज्यादा एक्टिव हो। तो किसका उपयोग किया जा सकता है मरकरी की जगह पे, बताइए फटाफट। सो डेट इज गैलिंस्टन, ठीक है, याद रखना गैलिंस्टन जो है आपका ये इस्तेमाल किया जा सकता है मरकरी की जगह पे, ठीक है, मरकरी की जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है थर्मामीटर्स में, ठीक है, सब्सटीट्यूट के तौर पे। जैसे दवाइयों में भी सब्सटीट्यूट होता है ना, देखना नाम बदल देते हैं ये लोग, कंपनी का नाम बदल देते हैं लेकिन साल्ट वही होता है, तो वैसे ही सब्सटीट्यूट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। शानदार क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य कौन करता है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो कहाँ जाता है, ब्लड सेल्स में जाता है। तो रक्त के अंदर जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर क्लोरोफिल, फटाफट बताइए। ये ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं, याद रखिएगा। तो इनको जो है स्टोर करने का, कैप्चर करने का ब्लड के अंदर जो है उन सेल्स के अंदर काम किसका होता है, सो डेट इज हेमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड के अंदर ही हेमोग्लोबिन होता है आपके ना, और इसी की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन की वजह से ही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। और व्हाइट ब्लड सेल्स भी होता है, रेड ब्लड सेल्स, सब बहुत कुछ चीजें हैं। हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इन 1 आवर। कह रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपनी धुर्री पर कितने डिग्री चक्कर लगाती है, 20, 24, 15 या फिर 10, फटाफट बताइए। सो डेट इज 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में जो अर्थ है अपने खुद के एक्सिस पे 15 डिग्री रोटेट होता है, ठीक है। आपको पता है कि 24 आवर्स में 360 डिग्री, ठीक है, यानी पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, पूरा एक चक्कर जो है कंप्लीट कर लेता है। 24 घंटे का मतलब एक चक्कर होता है आपका, ये पूरी दिन और रात वही 12-12 घंटे का। तो 1 घंटे में ये 15 डिग्री आपका क्या होता है, ये खुद के एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, याद रखना 15 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नेम पूछा है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम, ये केमिकल नेम है, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए या फिर विटामिन के, किसका केमिकल नेम है बाबू, एस्कॉर्बिक एसिड, फटाफट बताइए। सो दैट इज विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, अगर पॉपुलर नेम देखें दैट इज विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन व्हिच इट एक्ट्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है किसके नियम के अकॉर्डिंग दबाव उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वो काम करता है, पास्कल लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, हुक्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ, फटाफट बताइए। अरे पास्कल का नाम, पास्कल का नियम पढ़िए ना, है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया पढ़िए ना, टोटल एरिया अपन जो भी होता है आपका जो है पास्कल का जो नियम होता है, ठीक है, उसको जरा एक बार पढ़िए आप लोग। फोर्स क्या कहता है, प्रेशर इज इक्वल टू दी टोटल फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। सो प्रेशर इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू दी फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है, दैट इज प्रेशर। चलो दैट इज पास्कल्स लॉ, ये पास्कल का नियम है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। विच इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सोर्स। शानदार क्वेश्चन कह रहा है किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कैलिपर्स, डायनमोमीटर, एमीटर या फिर फोटोमीटर। तो किसका इस्तेमाल होता है, फोटोमीटर का, ठीक है, याद रखना फोटोमीटर का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द, ये हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 होगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा जिसका आंसर आप सभी को देना होगा इस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। शानदार क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या होती है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड के को मेजर करने का जो यूनिट क्या होता है, किस में मेजर करते हैं, फटाफट बताइए। टेस्ला, कोबाल्ट, ओम या फिर एम्पियर। सो दैट इज टेस्ला, ठीक है, याद रखना
मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन ये इसका मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं, आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। देखो जितने भी लोग क्लास देखेंगे सबको कमेंट करके बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया, इसलिए कह रहा हूं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द डेडली पॉइजन साइनाइड? घातक जहर जो साइनाइड होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, प्रूसिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड? ठीक है, सल्फ्यूरिक, प्रूसिक, हाइड्रोक्लोरिक या फिर नाइट्रिक, जो सही होगा कमेंट करके बताइएगा। साइनाइड का केमिकल नेम मैंने पूछा है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो प्लीज कमेंट जरूर करेगा। फाइनली आज का कैसा ये क्लास लगा आपको, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ये भी कमेंट करेगा। और एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा। देखो पीडीएफ जाकर के टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ। और अब मैं वहां पे डेली क्विजेस भी शुरू करने वाला हूँ नेवी एमआर के लिए, तो नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाओ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाओ। बहुत ही वहां पे कुछ भी नोटिस वगैरह जो कुछ भी नोटिफिकेशन आता है वो सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ, और साथ में क्विज तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकर के क्वेश्चन तैयार कीजिए अपना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फाइनली एक और नए क्लास में। ठीक है, और मैं प्रयास करूंगा जीके का भी क्लास कल परसों में जल्द से जल्द शुरू करूंगा। अगर रिस्पांस अगर क्लास में बढ़िया आएगा तभी शुरू करूंगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास का लाइक का टारगेट 100 लाइक्स है, कंप्लीट कर दीजिए, फिर अगला क्लास आपको कल देखने को मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।